हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वोकैब की इस क्लास में जिसमें हम वन वर्ड पढ़ रहे थे। आज मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये वन वर्ड सफिशिएंट होगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह देता हूं, मैं इस क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा मैटर दूंगा और बहुत सारा मैटर दूंगा। इस क्लास के अलावा आपको वोकैब, कंप्लीट वोकैब के लिए कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो है ना, कई बार संशय होता है कि सर आप पूरा कराओगे क्या, या थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ही कराओगे। ये मन में उनके सवाल आया तो मैं उनको बोल देता हूं, मैं इस वोकैब के जो ये अपनी क्लासेस, जो ये सीरीज चल रही है, इसमें आपके इसके बाहर से एलडीसी में क्वेश्चन नहीं आने दूंगा। भरपूर मेहनत करूंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड कराऊंगा। पूरी वोकैब यहां से आएगी। वोकैब के लिए आप इसके अलावा कहीं और ना जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो बुक है आरएसएस बी एलडीसी के लिए, उसमें भी ये सारा मैटर है और मैं ये सारा मैटर आपको यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूं। 2-3 दिन में वन वर्ड खत्म करते ही मैं आपको सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा। और सफिक्स प्रीफिक्स बहुत छोटा टॉपिक है। सफिक्स प्रीफिक्स सिर्फ 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आधे आधे घंटे की 5 क्लास सफिक्स प्रीफिक्स पूरी तरह से हो जाएंगे। सफिक्स प्रीफिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके 6, 7 या 8 तक आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक वही रहने वाला है। अगली 2-3 क्लास के अंदर मैं वन वर्ड फिनिश करता हूं। उसके बाद आपको एक बार सफिक्स प्रीफिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा और उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, कंप्लीट ही पढ़ा दूंगा। है ना। वन वर्ड की क्लास शुरू करते हैं। जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें हम लिटरेचर से रिलेटेड शब्द पढ़ रहे थे, है ना। साहित्य से रिलेटेड जैसे एक शब्द आपने पढ़ा पेडेंट। पेडेंट व्यक्ति वो होता है जो है ना अपने ज्ञान का बखान ज्यादा करे, ठीक है। उसके अलावा प्लेगियरिज्म हमने पढ़ा। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कि साहित्यिक चोरी, लिटरेरी थेफ्ट। सोनेट एक 14 लाइन की कविता को कहा जाता है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा एपिलॉग और प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है पहले वाला, प्रस्तावना, शुरुआती, द बिगिनिंग ऑफ पोएम और लिटरेरी वर्क, ठीक है। फिर हमने कहा साहब इसमें एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, लास्ट में जो लिखा हुआ होता है। फिर हमने पढ़ा मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब पहला, है ना, पहला भाषण। स्वान सॉन्ग मतलब किसी व्यक्ति के जिंदगी का आखिरी जो है कोई भी कार्य होता है उसको कहते हैं, है ना। फिर हमने उसमें कहा कि भैया जो स्पष्ट है उसके लिए शब्द ल्यूसिड जो था, है ना। उसके अलावा हमने कहा एक्सट्रम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू। एक्सट्रम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण या बिना तैयारी के दिया गया कोई भी लिटरेरी कार्य। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब भी यही होता है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं ना। ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछते हैं। अलंकार है ऑक्सीमोरन। और ये वैसे लिटरेचर में तो इसका बहुत सारा आता ही है हमारे क्वेश्चन, लेकिन आपके वन वर्ड में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑक्सीमोरन किसको कहते हैं? तो ऑक्सीमोरन दोस्तों कहते हैं टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। टू वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग। जब दो बिल्कुल विपरीत शब्द एक साथ लिख दिए जाएं, मीनिंग देंगे वो। देखना, सुनना शब्द जैसे लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉपी। अब ये ओरिजिनल कॉपी दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो ये मीनिंगफुल लगेगा आपको, लेकिन ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं। ओरिजिनल का मतलब तो होता है वास्तविक और कॉपी होता है वो उसका डुप्लीकेट। तो ये कॉपी और ओरिजिनल आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन जब इनको एक साथ लिख दिया जाएगा तो ये तर्क संगत लगेगा बिल्कुल, है ना। जिसको हम फर्स्ट कॉपी भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉपी भी कहते हैं, है ना। इनको कहते हैं हम साथ में लिखने को, ठीक है। एक होता है हैरांग, है ना। हैरांग का मतलब क्या होता है? हैरांग है ना, भड़काऊ भाषण को कहते हैं, भड़काऊ भाषण को। या फिर लाउड, लाउड स्पीच, बहुत ही चिल्ला चिल्ला के दिया गया भाषण। और आमतौर पे जो ये भाषण है ना दोस्तों, ये बैड टेस्ट का होता है, मेनली ऑफ बैड टेस्ट। यानी कि बुरा जो है, ये बुरा है। बुरा मतलब कि भड़काने के लिए, है ना, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए खराब है। और उकसाने वाला जो भाषण होता है उसको हैरेंग कहते हैं, लाउड स्पीच को कहते हैं, स्पेशली ऑफ बैड टेस्ट, ठीक है। अगला जो है हमारा वन वर्ड है वो रेटोरिक।
रिटोरिक का मतलब होता है दोस्तों, रिटोरिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लिखा गया या बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बोला गया जो कि सत्य नहीं है ना। राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ लिख दिया जाए या बोलने के लिए कुछ इफेक्टिव बनाने के लिए इफेक्टिव राइटिंग और स्पीच विच इज यूजुअली नॉट राइट और ऑनेस्ट और ट्रू, है ना। राइट की जगह मैं लिख देता हूं ट्रू और ऑनेस्ट। इफेक्टिव स्पीच, कई बार भाषण, लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत बड़े बड़े भाषण दे दें जो कि सत्य नहीं हो, उसको हम कहते हैं रेटोरिक। रेटोरिक स्टेटमेंट्स, रेटोरिक स्टेटमेंट्स मतलब लिखने में सुंदर बनाने के लिए, सत्य नहीं होगा वो लेकिन सुंदर बनाने के लिए उसको लिख दिया, है ना, प्रभावशाली बनाने के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं एक प्रभावशाली भाषण जो कि सत्य ना हो, है ना। इफेक्टिव स्पीच विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू और ऑनेस्ट। ठीक है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हिंदी में भी अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। क्या मतलब होता है? अनुप्रास अलंकार। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई, ये वाला आपने बचपन से सुना होगा। चे 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 का साउंड रिपीट हो रहा है, इसको इंग्लिश में अलिट्रेशन कहा जाता है दोस्तों। शी सेल्स ऑन द सी शोर, है ना, से का साउंड आ रहा है। ठीक है। कुक्स कॉन्स्पायर अगेंस्ट काइंड किंग, ये होता है। तो कमेंसमेंट ऑफ द सेम साउंड with the same letter या फिर इसको ये भी कह सकते हैं when the sound of words written together, या हम कहें when the first sound written together is same is called alliteration। तो एलिट्रेशन कहते हैं हम अनुप्रास को, और अनुप्रास का मतलब होता है जब पास पास में लिखे शब्दों का साउंड सेम हो। हमने यही लिखा है व्हेन द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, किसी भी शब्द का पहला साउंड आसपास में लिखे हुए दो तीन शब्दों का पहला साउंड अगर सेम है ना, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। या हम कह सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ द सेम साउंड, है ना, कमेंसमेंट ऑफ द सेम साउंड विथ सेम commencement of the words, commencement of the words nearby with same letter। जब पास पास में लिखे शब्दों की शुरुआत, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत, ध्यान रखना सिनोनिम एंटोनिम में क्वेश्चन आता है। कमेंस का मतलब होता है शुरू होना, ठीक है। कमेंसमेंट यानी शुरुआत ऑफ द लेटर नियर बाय, जो पास पास में लिखे हुए लेटर हैं, जो शब्द हैं, वर्ड हैं, उनकी जो सेम लेटर से शुरुआत हो जाए तो उसको हम कहते हैं दोस्तों अनुप्रास। शुरुआत अगर सेम साउंड से हो जाए तो उसको हम कहते हैं अनुप्रास। पास पास में लिखे हुए शब्दों के पहले साउंड अगर सेम हो तो उसको एलिट्रेशन कहा जा सकता है, कहा जाता है, जा सकता नहीं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इन सब का पहला शब्द चे आ रहा है तो इसको कहते हैं अपन। ठीक है। अगला शब्द हाइपरबली, इसकी स्पेलिंग है इस प्रकार से BOLE। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये लिटरेचर का हमारे वन वर्ड में बहुत सारी बार आया। ये वैसे फिगर ऑफ स्पीच अलंकार है लेकिन वन वर्ड में आता है। हाइपरबली, है ना, इसका उच्चारण हाइपरबली है। खैर हमको तो स्पेलिंग याद रखनी है। हाइपरबली कहते हैं जब बड़ा चढ़ा के बताया जाए, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूं।
तो एक्चुअल में वहां कहने का भाव चांद तारे तोड़ना नहीं है, वहां कहने का भाव तो सिर्फ इतना है कि भाई साहब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मतलब जो मेरे बस में है उतना कुछ भी कर सकता हूं, तो इसके लिए हमने बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। ठीक है, एग्जेजरेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीच। एग्जेजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, एग्जेजरेट का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे मैंने कहा ना आपको कि चांद तारे तोड़ लाऊं, उसको कहते हैं। अगला शब्द दोस्तों एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु को का वर्णन करने के लिए, है ना, को डिस्क्राइब करने के लिए, विशेषता बताने के लिए नहीं, डिस्क्राइब करने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाने वाला जो एडजेक्टिव है उसको एपिथेट कहते हैं। एपिथेट एक एडजेक्टिव ही होता है, आप तो सिंपल याद रखो। एपिथेट मतलब एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एपिथेट। ठीक है, तो एपिथेट आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एपिटैप। ठीक है, यह है एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम। टूम, ठीक है, टूम का मतलब होता है दोस्तों समाधि। अब मैं इसमें TOMB स्पेलिंग है, लेकिन मैं इसको टूम पढ़ रहा हूं क्योंकि वो आदत बनी हुई है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है, सही उच्चारण टूम ही होता है ना। इसको टॉम्ब हम कहते हैं और वो हमारी गलती है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। पर आपके एग्जाम में तो उच्चारण पूछेंगे नहीं, लेकिन हम तो क्योंकि लिटरेचर में भी बोलते पढ़ते हैं तो वो एक तरह से आदत बनी हुई है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लेख, तो एपिटैफ का मतलब हो गया समाधि लेख। समाधि लेख, किसी की समाधि पर लिखा हुआ जो लेख होता है उसको एपिटैफ कहते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न कम से कम 10 बार आया हुआ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखना, तो उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा जिसमें अलग अलग सालों का वर्णन होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, यानी इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम, टॉम्ब। ठीक है, टूम, समाधि के ऊपर लिखा हुआ लेख इज कॉल्ड एपिटैफ। चलो, इसके बाद दो शब्द याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य, ठीक है, पढ़ने योग्य यानी कि दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके। ऐसी राइटिंग या ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा जा सके, उसे कहते हैं हम लेजिबल। और इसका उल्टा हो जाएगा इलेजिबल, IL लगा दो, इलेजिबल। इसका मतलब होता है ना पढ़ने योग्य, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके वो तो है लेजिबल, और जिसे पढ़ा नहीं जा सके वो है दोस्तों इलेजिबल। वो क्या है? इलेजिबल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है, और ये वाला जो प्रश्न है वो हमारे सफिक्स प्रीफिक्स में भी आता है। लेजिबल में कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है? लेजिबल में प्रीफिक्स लगा हुआ है इल। अब सुनो, इससे उल्टा हो जाता है, इल का मतलब हो जाता है उल्टा। एक सेकंड सुन लो, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम। इल जो है ये एक ऐसा है, IL, इल ये एक ऐसा प्रीफिक्स है, ऐसा हमारे हिंदी में क्या कहते हैं उसको? प्रत्यय है। हाँ, प्रत्यय है ना, ऐसा प्रीफिक्स है, ऐसा प्रत्यय है जो किसी शब्द को अपोजिट बनाने के काम आता है। किस में जुड़ जाता है? जितने भी शब्द एल से शुरू हो रहे हैं ना, जैसे लीगल,
लीगल की शुरुआत कहां से हुई है? एल से। तो इसका उल्टा करने के लिए हम इसमें इल जोड़ देंगे और हो जाएगा इलीगल। ठीक है। लेजिबल, लेजिबल की शुरुआत कहां से हुई है? ले से, एल से हुई है। तो एल है तो इसको अपोजिट करने के लिए इसके पहले क्या जोड़ देंगे हम? इलेजिबल, है ना। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट इसको अगर उल्टा करना है तो प्रीफिक्स कौन सा लगाओ? इल। तो जो भी एल से साउंड शुरू हो रहे हैं उनको हम अपोजिट करने के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं? आमतौर पे हम उसमें लगाते हैं इल। ठीक है। ये प्रीफिक्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। वैसे सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा पर थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है। इसी तरीके से इस सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया, ताकि जल्दी से याद हो जाए। और किस में इल जुड़ता है, किस में इम जुड़ता है, ये सारी बातें अपन आगे करेंगे। ठीक है। तो ये सारे शब्द आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो अगला शब्द है दोस्तों सिमली। अब इसको भी मैं बोल रहा हूं, इसका जो उच्चारण है वो सिमली होता है ना। स्पेलिंग से मतलब है SIMILE। ये भी एक प्रकार से अलंकार है, हिंदी में इसको कहते हैं उपमा अलंकार। जब हम किसी दो अलग अलग, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपने मेरा एक शॉर्ट्स भी देखा होगा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो इसमें फूलों की तुलना हमने किससे करी है? किसी महिला के चेहरे से करी है। फूलों सा चेहरा तेरा। तो हम जब दो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चीजों के बीच में कंपैरिजन कर देते हैं उसको सिमली और मेटाफर कहा जाता है। ठीक है। व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चीजों का, डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चीजों में तुलना की जाए या उपमा दी जाए। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं विद द यूज ऑफ, विथ द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक। जब हम एज और लाइक जैसे शब्दों का यूज करके दो बिल्कुल अलग प्रकार की चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको सिमिली कहा जाता है। एग्जांपल से समझ लो एक बार। ही इज लाइक अ लायन इन द बैटलफील्ड। हमने किसी व्यक्ति की कंपैरिजन किससे कर दिया? लाइक लायन से। वो मैदान में एक लायन की तरह था, शेर की तरह था, है ना। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया? दो बिल्कुल अलग प्रकार की चीजों के बीच में कंपैरिजन किया। अब देखो यहां पर कहने का हमारा तात्पर्य था कि वो बहुत ज्यादा बहादुर था, पर बहादुरी का गुण किस में होता है? लायन में है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। शब्द कौन सा लिखा हुआ है? लाइक ए लायन। जब शब्द आए लाइक और एज और दो बिल्कुल अलग प्रकार के, है ना, तो हम कई बार ये भी इंग्लिश कमेंटेटर्स को बोलते हुए देखते हैं, धोनी इज एज कूल एज क्यूकम्बर। खीरे की तरह ठंडा है। धोनी जो है उसकी कप्तानी बहुत ही ठंडी थी। तो यहाँ धोनी की तुलना हमने किससे कर दी? क्यूकम्बर से। क्यूकम्बर से क्यों कर दी? क्योंकि खीरा भी ठंडा, धोनी भी ठंडा, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चीजें, लेकिन उपमा दे दी है। तो जब शब्द कौन सा यूज कर दिया हमने? एज। तो इसको सिमिली कहा जाता है। और एक शब्द होता है मेटाफर। ये भी सेम ही होता है, मेटाफर भी बिल्कुल सेम ही होता है। लेकिन मित्रों मेटाफर के अंदर एक बात होगी कि ये शब्द नहीं आएंगे, एज और लाइक नहीं आएगा। जैसे मान लो मुझे बोलना है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। पूरी जिंदगी एक मंच है बाबू मोशाय और हम सब इस मंच की कठपुतली हैं। राजेश खन्ना का एक डायलॉग भी है। वैसे ये डायलॉग अपने जो लिखा हुआ है, ये मेटाफर लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन हमारे बॉलीवुड मूवी ने इसकी कॉपी भी की हुई है। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब यहाँ की कठपुतली। दुनिया रंगमंच है। रंगमंच में अब वर्ल्ड में और स्टेज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, उपमा दे दी है। क्यों? क्योंकि स्टेज पर भी कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं और हम भी इस दुनिया में परफॉर्मेंस करते हैं। हमारे कोई ना कोई कर्म करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, एक्टिंग करते हैं जिंदगी के अंदर। तो हमने पूरी दुनिया को स्टेज के मुकाबले, यानी दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन कर दिया है। इसको कहा जाता है दोस्तों मेटाफर। इसको क्या करते हैं? मेटाफर करते हैं। मेटाफर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें एज और लाइक शब्द नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, इज लाइक अ स्टेज, ये पूरी दुनिया एक रंगमंच के समान है। अगर हम यहां पर
लाइक शब्द का यूज कर देंगे तो इसको सिमिली कहना पड़ेगा, और अगर हम इसमें लाइक शब्द का यूज नहीं करें तो इसको मेटाफर कहेंगे। तो मेटाफर और सिमिली दोनों का एक ही मतलब होता है, जब दो अलग अलग प्रकार की चीजों में कंपैरिजन होता है तो उसको कहते हैं मेटाफर या सिमिली। अगर शब्द लिखा हुआ है एज या लाइक तो उसको सिमिली कहते हैं, एज या लाइक नहीं है तो उसको मेटाफर कहते हैं। याद रखना जिंदगी के अंदर। अगला जो शब्द है वो है पर्सोनिफिकेशन, और आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीयकरण, हिंदी में हम इसको कहते हैं मानवीयकरण। सर ये आप कहाँ एलडीसी पढ़ाते पढ़ाते या कहाँ वो क्या पढ़ाते पढ़ाते लिटरेचर पढ़ाने लग गए? लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, वन वर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे, उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देके स्पष्ट कर रहा हूँ। पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण, व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ह्यूमन क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स are given to non-livings, it is called personification. जब किसी निर्जीव को इंसान का गुण दिया जाए, जैसे गाना सुना होगा आपने रिसेंटली, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। कौन रूठा हुआ है? मौसम। मौसम निर्जीव है, निर्जीव को हमने इंसान वाला गुण दिया है रूठने का, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है ना। अपने गानों में बहुत सारे यूज होते हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, है ना। चलो साहब बहुत बढ़िया। पर्सोनिफिकेशन का सीधा सा मतलब याद रखना आप, जब किसी भी नॉन लिविंग यानी निर्जीव को हम इंसान का गुण देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। ओबिचुअरी, ओबिचुअरी कहते हैं व्हेन या हम कहते हैं अ मैसेज ऑफ डेथ इन अ न्यूज़पेपर, है ना, एटसेट्रा। यानी हिंदी में इसको कहेंगे हम शोक संदेश, शोक संदेश। ठीक है। ओबिचुअरी का मतलब होता है जब अखबार में किसी की मृत्यु का समाचार दिया जाता है तो उसको कहा जाता है दोस्तों ओबिचुअरी, शोक संदेश। ठीक है। हाइम, अगला शब्द है हाइम, HYMN। हाइम का मतलब होता है अ सॉन्ग संग इन प्रेज ऑफ गॉड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भजन। ठीक है। अ सॉन्ग संग इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान के लिए गाया गया गाना, प्रेज ऑफ गॉड, उसको हम हिंदी में तो भजन कहते ही हैं, इंग्लिश में उसको कहा जाता है हाइम। ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं, भजन, भगवान के लिए या भगवान के प्रशंसा में लिखे गए गीत को कहते हैं हाइम। मैक्सिम, मैक्सिम होता है दोस्तों, मैक्सिम हम कहते हैं प्रोवर्ब या सेइंग को, कहावत को, बस इतना ही लिख दो, प्रोवर्ब और सेइंग, जो कहावत होती है उसको हम मैक्सिम कहते हैं। फिर है प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड कहते हैं कि ज्यादा यूज करने से, किसी किसी कहावत का या मुहावरे का बहुत, या किसी फ्रेज का बहुत ज्यादा यूज करने से वो डल हो गया है, अपनी खूबसूरती खो बैठा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं अ स्टेल रिमार्क, बासी, अ स्टेल रिमार्क, लॉस्ट इट्स ब्यूटी ड्यू टू ओवर यूज। ज्यादा इस्तेमाल से यदि कोई रिमार्क, कोई कथन बासी हो गया है, स्टेल हो गया है,
तो उसको प्लेटिट्यूड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यूफेमिज्म, बहुत अच्छा शब्द है। यूफेमिज्म का मतलब होता है दोस्तों, जब हम किसी को डांटना हो, मान लो डांटने के लिए एक तो मैं बहुत हार्श वर्ड्स का यूज कर सकता हूं, है ना, हार्श मतलब बहुत ही रूड बातें कर सकता हूं उसके बारे में, भयंकर उसको डांट, या फिर उसके लिए मैं उसके स्थान पर कुछ माइल्ड शब्दों का यूज कर सकता हूं। तो इसको कह सकते, यूफेमिज्म को कहेंगे यूज ऑफ माइल्ड एंड सॉफ्ट वर्ड्स इंस्टीड ऑफ हार्श। हार्श एंड रूड वर्ड्स, किसी को कोई बात समझाने या कहने के लिए जब हम हार्श वर्ड्स यानी कि कुछ अभद्र भाषा के बजाय सॉफ्ट वर्ड्स का यूज अगर करें तो उसको यूफेमिज्म कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है डेसिफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा आया, सिनोनिम एंटोनिम में भी आया और वन वर्ड के अंदर भी आया है, और इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब होता है किसी भाषा को अंडरस्टैंड करना, है ना, डिकोड, डिकोड करना, डिकोड और अंडरस्टैंड, समथिंग, ठीक है। किसी डिफिकल्ट को, या हम कहते हैं अनुमान लगाना, हम इससे ये कह सकते हैं, जब हम ऐसा कहते हैं तो उसको कहते हैं डेसिफर करना, है ना, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग। और इसके लिए आपको शब्द याद करना है परसीव, ये इसका सिनोनिम होता है अनुमान, ये कहते हैं इसको समझना, है ना, परसीव करना यानी समझना। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट, इस शब्द को भी लिखो, मैं इधर लिख देता हूं अलग से, डेसिफर, इंटरप्रेट और परसीव, इनका तीनों का मतलब होता है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग। हमने जितने भी वन वर्ड याद किए उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये, बाकी आपको याद करने में जोर नहीं आएंगे ज्यादा शब्द। ये जो लिटरेचर से संबंधित जो वर्ड्स हैं ये एग्जाम में आ जाते हैं और आते हैं, ठीक है। तो इसको, ये आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। इसके अलावा जितने भी हमने पढ़े आपको पता है रूट वर्ड से पढ़े, और रूट वर्ड से जब हमने पढ़े तो हमने इजीली उनको याद कर लिया, जैसे मिसोजिनी हो, थियोक्रेसी हो, एरिस्टोक्रेसी हो, है ना, प्लूटोक्रेसी हो, ऑटोक्रेसी हो, ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, टीटोटलर, सब कुछ हमने आराम से पढ़ लिया और आराम से याद भी कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो वाला पार्ट है ना हमारा, कौन सा, लिटरेचर वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अगला शब्द है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, यानी कि स्कॉलरली, स्कॉलर नहीं, स्कॉलरली एडजेक्टिव बनाना है, स्कॉलर नाउन होता है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज गुड एकेडमिक नॉलेज, गुड एकेडमिक नॉलेज, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारी एकेडमिक नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसको हम कहते हैं विद्वान। विद्वान यानी एरुडाइट और स्कॉलरली, बस ये दो इसके सिनोनिम एंटोनिम में भी याद रखने, और जो है अपन को वैसे वन वर्ड के अंदर भी याद रखना है, ठीक है। सब कुछ पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, खत्म। ये हो गए हमारे लिटरेचर से रिलेटेड। पिछली क्लास में और इस क्लास में लिटरेचर से रिलेटेड हमने सारे शब्द पढ़ लिए। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से, ऑक्सीमोरॉन मतलब दो विपरीत शब्द जब एक साथ लिख दिए जाएं और वो तर्कसंगत हो, उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। हैरांग का मतलब होता है भड़काऊ भाषण यानी लाउड स्पीच, है ना, मेनली ऑफ बैड टेस्ट, बुरे टेस्ट का। रिटोरिक का मतलब होता है इफेक्टिव स्पीच
और जनरली ये कैसी होती है, झूठ होती है। इफेक्टिव राइटिंग और स्पीच विच इज यूजुअली नॉट ट्रू और ऑनेस्ट। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास, जब पास पास लिखे हुए शब्दों का साउंड सेम हो तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। हाइपरबली का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना, बहुत बड़ी बड़ी बात करना, एक्सेजरेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीच। एपिटेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाने वाला एडजेक्टिव। एपिटैफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम, यानी कि समाधि के ऊपर लिखा हुआ लेख। लेजिबल और इलेजिबल का मतलब, लेजिबल का मतलब पढ़ने योग्य, दैट कैन बी रीड, दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके, दैट कैन बी रेड, ठीक है। और इलेजिबल का मतलब है जिसे पढ़ा नहीं जा सके। सिमली का मतलब होता है जब दो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चीजों के बीच में तुलना कर दी जाए। और शब्द कौन सा यूज होगा, एज और लाइक, इसको हम कहते हैं सिमली। मेटाफर का मतलब है कि भाई दो अलग अलग चीजों का हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं लेकिन एज और लाइक जैसे शब्दों का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी निर्जीव को इंसान का गुण दिया जाए। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश, है ना, किसी की मृत्यु का जब मैसेज न्यूज़पेपर वगैरह में देते हैं तो उसको कहते हैं। हाइम का मतलब होता है भजन, भगवान के प्रशंसा में किए जाने वाला यूज। मैक्सिम का मतलब होता है कहावत, ठीक है। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कोई कहावत बार बार बोलने से स्टेल हो गई है, स्टेल यानी बासी, स्टेल रिमार्क, लॉस्ट इट्स ब्यूटी ड्यू टू ओवर यूज, बार बार यूज करने से अगर खराब हो जाए तो उसको कहते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है खराब शब्दों के बजाय उसी बात को कहने के लिए अच्छे शब्दों का, माइल्ड और सॉफ्ट शब्दों का यूज करना इज कॉल्ड यूफेमिज्म। डेसिफर, परसीव और इंटरप्रेट का मतलब होता है डिकोड और अंडरस्टैंड समथिंग, किसी मुश्किल बात को समझना, ठीक है। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। और इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको लिटरेचर से रिलेटेड शब्द, इस क्लास में हमने कम शब्द लिखे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझना भी मुश्किल है, याद करना भी मुश्किल है, इसलिए लिटरेचर वाले मैंने दो अलग अलग पार्ट में लिए। अगली एक ही क्लास के अंदर मैं आपको सारे वन वर्ड जो क्लासिफाई करके हैं वो तो कवर करा दूंगा, और उसके बाद में बाकी और इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को हम लेंगे। वन वर्ड खत्म करने के बाद हम सारे सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको एंड तक पूरा देख लेना, इसके बाहर से मैं नहीं आने दूंगा आपकी वोकैब, और सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा याद कर रहे हैं ताकि, और कुछ चीज अगर मुश्किल हो तो उसको समझने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है क्लास में। सेशन अच्छा लगे तो भैया इसको शेयर कर देना, सारे लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगली क्लास आपको कल ही मिल जाएगी, यानी कि रेगुलर मिल जाएगी, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।